हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ या फिर कूलम्ब्स फोर्स भी हो सकता है, कूलम्ब्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ठीक है। तो देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, क्या है ये, दो पॉइंट चार्जेस हैं। मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी है R। क्या है इनके बीच की दूरी? R, ठीक है, इनके बीच की दूरी R है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये दोनों अगर हमने पॉजिटिव मान रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो ये इसको और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है कि दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपल कर रहे होंगे। तो रिपल्शन क्या है? फोर्स है। अट्रैक्शन क्या है? फोर्स है। तो मैंने मान लिया कि दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा और रिपेल इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये क्या है? फोर्स है, ये फोर्स है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर हमने दो पॉइंट चार्जेस को कुछ दूरी पे रखा हुआ तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा इन चार्ज का, जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फोर्स होगा। अगर इनका प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। जो फोर्स होगा क्या होगा? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर हम इन चार्जेस को दूर दूर करते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और फोर्स कम होता जाएगा। अगर हम पास पास लेके आएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा और फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमने इन दोनों को कंबाइन किया और हमें क्या मिला? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एक फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये है कूलम्ब्स फोर्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है ये? कूलम्ब्स फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे हमने दोनों पॉजिटिव ले रखे हैं तो इसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। अगर दोनों को नेगेटिव मान लेते हैं तो दोनों इसका नेचर कैसा होता? रिपल्सिव। अगर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानते तो इसका नेचर कैसा होना था? अट्रैक्टिव, ठीक है। अब ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसको कहते हैं बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्या होती है? 9 × 10⁹। इसकी यूनिट निकालेंगे हम तो क्या करेंगे? ये सारे टर्म्स को साइड में भेज देंगे तो ये तो हो जाएगा न्यूटन, R स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा कूलम्ब्स स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये क्या था? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था। यहां पे ये क्या है? इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और क्वांटिटी कौन सी है? इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ये क्या होता है बेटा? ये मीडियम की प्रॉपर्टी। क्या होता है ये? मीडियम की प्रॉपर्टी। अभी जैसे मैंने यहां पे क्या मान रखा है? फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम माना हुआ, तो अभी फिलहाल कोई भी मीडियम नहीं है तो हमने परमिटिविटी क्या लिया? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यहां पे कुछ और मीडियम हो जाता
कुछ और मीडियम रख लेते हैं, जैसे सपोज वाटर रख लिया या कोई दूसरा मीडियम रख लिया, तो यहाँ पे जो ये फोर्स है ये बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम बदल गया, मीडियम बदल गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फोर्स में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अच्छा, इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको साइड में भेजना पड़ेगा और ये बाकी सारी यूनिट्स को साइड में, तो ये ऊपर चला जाएगा, बाकी सारी यूनिट्स इधर आ जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बेटे किसकी वैल्यू, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, मीडियम की प्रॉपर्टी होता है बेटे। ठीक है, जिस मीडियम में हमने चार्जेस को रखा हुआ है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं, दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, अगर हम इनको कुछ दूरी पे रख दें तो इन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स का नेचर डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये दोनों पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन किया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, अब आगे देखो, जो कूलम्स फोर्स होता है ये होता है सेंटर लाइन फोर्स। कैसा फोर्स होता है बेटे, सेंटर लाइन फोर्स होता है, सेंटर लाइन फोर्स। अब सेंटर लाइन फोर्स क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, इस चार्ज का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस चार्ज का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है इसके अलोंग लग रहा होगा। मतलब देखो इस लाइन के ही अलोंग लग रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे एक को पॉजिटिव मान लेता हूं फिलहाल के लिए, और एक को अगर मैं नेगेटिव मान लूं, ठीक है, ये हमने पॉजिटिव मान लिया, ये नेगेटिव मान लिया, तो क्या होगा, इनको जोड़ने वाली लाइन ये हो गई, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, वो इस लाइन के अलोंग लगेगा। मतलब ये इस पे फोर्स इधर, और जब ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स कैसा लगेगा बेटा, वो फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग। ठीक है, किस लाइन के अलोंग लगेगा, ऐसे लगेगा, और इस वाले पे ऐसा लगेगा। तो सेंटर लाइन फोर्स क्या होता है, सेंटर लाइन फोर्स होता है दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, फोर्स उसके अलोंग लगता है। ठीक है, अच्छा अगला कूलम्स फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। क्या वो कहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। क्यों करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, क्योंकि दिख रहा होगा भैया कि आपको फोर्स जो है वो इनवर्स में दिख रहा है। कैसे, स्क्वायर में है और इनवर्स में, तो कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था कूलम्स लॉ। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। चलो अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। जैसे अभी पहले पढ़ा हमने कि हमारे पास दो चार्जेस थे, एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, इनके बीच में दूरी कितनी थी, r थी। इस चार्ज पे वैल्यू Q1 है, इस पे चार्ज पे वैल्यू कितनी है, Q2। ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा था, फोर्स F नॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो नॉट का मतलब फ्री स्पेस में। तो फोर्स कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स था। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब हमने क्या किया है, जो ये चार्ज का जो सिस्टम है इसको एक मीडियम में डाल दिया। क्या कर दिया, मीडियम में डाल दिया। इस तरीके से कोई एक मीडियम है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई एक मीडियम में हमने इस तरीके से इसको डाल दिया। ठीक है, ये चार्ज कितना था, ये था Q1, ये चार्ज कितना था Q2, इनके बीच की दूरी कितनी थी R। अब जरा ध्यान से सुनो,
पहले चार्ज कितना था Q1, बाद में ये वाला चार्ज कितना था Q2, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया Q1, यहाँ पे चार्ज कितना है Q2। अब देखो क्या किया मैंने, क्या मैंने चार्जेस को बदला, चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं बदला। क्या मैंने इनके बीच की दूरी बदली, इनके बीच की दूरी नहीं बदली। तो जो नया फोर्स हो रहा होगा, फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू 1 बाई, मैंने बदला किया मीडियम। इनमें से कौन सा टर्म है जो मीडियम की प्रॉपर्टी को बता रहा है, इनमें से ये टर्म है जो मीडियम की प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटे, ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा और क्या मिलेगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो क्या चार्जेस सेम थे, तो मैंने चार्जेस को सेम रखा, बीच का डिस्टेंस सेम था तो डिस्टेंस सेम रखा, हमने मीडियम बदल दिया, इसीलिए हमने एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट रख दिया। ठीक है, तो ये क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन फ्री स्पेस और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन मीडियम। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को क्या, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 2 से। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, एफ नॉट अपॉन एफ, क्या है, एफ नॉट अपॉन एफ, डिवाइड कर दिया। इस साइड में भी डिवाइड करेंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 सेम है, ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर सेम, आर स्क्वायर सेम, 4 पाई सेम है। अब जो ये यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, ये क्या हो जाएगा, ये घूम के चला जाएगा, कहां बेटा, ये चला जाएगा घूम के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये रेशियो जो मिला है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशियो है इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये साइन होता कप्पा, ठीक है, के नहीं है, ये है कप्पा। ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी और ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बोला जाएगा आपको कि भैया डिफाइन करो, आप रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करो। तो आप कैसे डिफाइन करोगे रिलेटिव परमिटिविटी को, कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। कैसे डिफाइन करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, इनका रेशियो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा अगर कहा गया कि भैया फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करो, तो फोर्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली इससे अपना डेफिनेशन फॉर्म करना है। कैसे, एक बार फिर से देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो इसके हिसाब से डिफाइन करना होगा, तो इस वाले के हिसाब से अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस के बीच का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर अगर ये फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन मीडियम, सॉरी फ्री स्पेस अपॉन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, अच्छा इसकी अगर आपसे एसआई यूनिट पूछें कि रिलेटिव परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की एसआई यूनिट, देखो दो सेम चीज का रेशियो ले रहे हैं तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी, ये कैसा होगा, ये होगा यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी हो क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस होगी। ये बात समझ रहे हो, कैसी क्वांटिटी बेटा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। ठीक है, अच्छा अभी परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 81 होता है, किसका, वाटर की परमिटिविटी। ये किसकी है, ये है वाटर की परमिटिविटी। अच्छा परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है किसकी, मेटल की। पूछा जाएगा कि भैया परमिटिविटी ऑफ मेटल, अगर कभी पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल की परमिटिविटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है मेटल की परमिटिविटी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब दोनों सेम चीजें हैं वो। ठीक है, तो चलिए इसके आगे का टॉपिक करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो चलो जरा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो।
ठीक है, देखो क्या है, हमारे पास चार्जेस हैं, फिर से वही चार्जेस, इसकी वैल्यू है Q1, इसकी वैल्यू है Q2, इनके बीच की दूरी है R, कितनी इनके बीच की दूरी R। तो देखो क्या है, दोनों को फिलहाल मैंने कह दिया कि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ जी लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ जी लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्होंने इस डायरेक्शन में और इसने इस डायरेक्शन में इस पे क्या किया, फोर्स लगा दिया। अब जरा देखो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे पे फोर्स लगाया, तो यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भैया है दोनों फोर्सेस कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आगे सुनो दिक्कत कहां पे होगी, अगर मैं बाई चांस इन पे वेक्टर लगा दूं ऐसे, तो अब यहां पे गड़बड़ होगी। क्यों हो गई गड़बड़, मैंने जैसे ही वेक्टर लगाया, वेक्टर लगाने से पहले तो दिक्कत नहीं थी, वेक्टर लगाने के बाद क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई गड़बड़, वेक्टर लगाने के बाद इसलिए गड़बड़ हो गई कि ये क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि भैया फोर्स F है, ये डायरेक्शन है, ये कह रहा है कि फोर्स F है, उसका डायरेक्शन ये, तो एक ही वेक्टर के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। समझ रहे हो क्या, एक ही वेक्टर के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। तो ये इस बता रहा है इधर, ये बता रहा है इधर, तो हमें थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको थोड़ा लिख दिया 1 2 और इसको लिख दिया 2 1। इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन 1 या चार्ज 1 बाई 2, मतलब पहले चार्ज पे फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज की वजह से। ठीक है, अब दूसरा है F21, तो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 बाई 1, मतलब दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है पहले वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, तो F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 बाई 1, F12 क्या, फोर्स ऑन 1 बाई 2। ठीक है, यहां पे फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन अभी ये क्या पूरी तरीके से सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, अब जरा ध्यान से देखो, हमने लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ बेटे, हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है फोर्स, क्या लिखा हुआ है, फोर्स वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन राइट साइड में अगर देखें तो राइट साइड में क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये स्केलर है, ये क्या चार्जेस क्या है, स्केलर है, ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर। तो राइट साइड में हमने सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, स्केलर, और लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा हुआ है, वेक्टर। तो अभी ये इक्वेशन सही नहीं है, अब मैं इस इक्वेशन को सही बनाना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को सही कैसे बनाएंगे, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इस इक्वेशन को सही बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये सारा का सारा क्या है बेटा, ये सारा का सारा है मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। अब जरा इधर देखो, सपोज मैंने इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ है कि वेक्टर A इक्वल्स टू 5i कैप, ऐसा लिख दिया मैंने, वेक्टर A इक्वल्स टू 5i कैप। तो ये क्या है, ये बता रहा है भैया मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को। और ये किसको बता रहा है, ये है डायरेक्शन। क्या है ये, डायरेक्शन। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो इसने तो बताया कि भैया मैग्नीट्यूड तो 5 है और डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हो गया। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये क्या, ये एक स्केलर है, तो स्केलर क्या बताएगा, स्केलर बताएगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। अब डायरेक्शन के लिए जैसे हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा था, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर ही लिखना पड़ेगा। ये क्या था, इधर तो फोर्स था, फोर्स इज इक्वल, मतलब इधर क्या था, वेक्टर था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वेक्टर है मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो साथ में हमें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्शन कैसे लिख रहे हैं, डायरेक्शन को मैंने लिख दिया आर कैप, क्या लिख दिया, आर कैप 2 से 1। मतलब अब जरा ध्यान से देखो, F12 क्या कह रहा है कि पहले वाले पे फोर्स लग रहा है दूसरे वाले की वजह से। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया फोर्स का डायरेक्शन कहां से कहां है, 2 से 1 की तरफ आ रहा है। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो 2 से 1 वाले की तरफ लग रहा है, 2 से 1 वाले की तरफ। ऐसे तुम्हारा अगर मैंने बोला कि भैया तुमने इसे मारना है, तो ये कैसे मारेगा कि ये अपनी तरफ से ऐसा फेंकेगा, इसको मारेगा, तो मतलब ये 2 वाले से 1 वाले की तरफ क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है 2 वाले से 1 वाले के। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया डायरेक्शन क्या है, फोर्स का 2 से 1 की तरफ। ठीक है, अच्छा ये क्या था, ये था यूनिट वेक्टर। क्या था बेटा, यूनिट वेक्टर। अब जरा एक और चीज समझो जरा ध्यान से, यहां पर लिखते हैं, यहां पे समझाते हैं पहले। हाँ, इसको समझो, वेक्टर है, मान लेते हैं आपके पास वेक्टर है ए। क्या है, वेक्टर ए।
वेक्टर ए क्या होगा, सॉरी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को अगर हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो ध्यान रखना, ये कैप क्या बताता है, कैप यूनिट वेक्टर बताता है, ये एरो क्या बताता है कि ये वेक्टर है, ये क्या बताते हैं जो पैरेलल बार्स हैं, ये बताता है कि ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं वेक्टर ए को लिखूंगा तो मैं वेक्टर ए को कैसे लिखूंगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड है और ये क्या है बेटा, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका क्या, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे देखो तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या है, ये डायरेक्शन। तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा और साथ में क्या लिखा, यूनिट वेक्टर को लगा दिया और यूनिट वेक्टर बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आगे समझिए, अगर मैंने आर कैप 21 लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैं लिख देता हूं वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्या लिख देता हूं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर देना, किससे, वेक्टर को हमने डिवाइड कर देना किस चीज से, मैग्नीट्यूड से। अच्छा, यहां पे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है, यही तो है आर। तो मैं सिंपली इसको क्या लिख दूंगा बेटा, सिंपली इसको लिख दूंगा मैं ऐसे, आर कैप यूनिट वेक्टर है तो R21 डिवाइडेड बाई आर। तो मैं इस यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को हमने वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, यहां नीचे पर जाएगा F12 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R क्यूब। क्या हो जाएगा, R क्यूब। ये उधर साइड में क्या लिखना है, हमें वेक्टर लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, फोर्स 1 2। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, हमारे पास क्या था, दो फोर्सेस थे, हमने इनको क्या लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना, तो हमने 1 2 लिखा, इसको 2 1 लिखा। ये कह रहा है कि 1 2 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 बाई 2, ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑन 2 बाई 1। तो मैंने जब फोर्स लिखा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हमें फोर्स की वैल्यू ये मिल गई थी। तो यहाँ पे ये सारे के सारे टर्म्स कैसे थे, स्केलर टर्म्स थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब हमें इसमें जोड़ना था क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जोड़ने के लिए हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बताया आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है कि इसको इस साइड में ले जाएंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, इनके बीच की दूरी कितनी थी, r थी, तो ये पूरे मैग्नीट्यूड को मैंने क्या लिख दिया, r लिख दिया। तो रखा मैंने यहाँ पे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये r क्यूब हो गया। सेम इसी तरीके से सिमिलरली F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F21 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले ये वाला फॉर्म, ये वाले फॉर्म में लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या ये बता रहा था कि 2 से 1 की तरफ आ रहा है ये वाला फोर्स, ये वाला जो फोर्स है वो कहां से आ रहा है, 1 से 2 की तरफ आ रहा है ये 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो इसी को आगे लिखते हैं, क्या मिलेगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा 1 2 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नीचे क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, वेक्टर 1 से 2। ये आपके पास क्या हो चुका है, ये आपके पास फोर्स मिल गया, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फोर्स, कूलम्ब्स लॉ या फिर कूलम्ब्स फोर्स, वेक्टर फॉर्म में मिल गया। अब चलो आगे देखो जरा ध्यान से, इसे हटा देता हूं मैं, फिलहाल हटाऊंगा इसे, चलो इसे हटा देता हूं। और अब आगे देखो, देखो इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कह दूं, क्या कह दूं इसे, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कह दूं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन
1 को और 2 को ऐड कर देते हैं, तो 1 2 ऐड हो जाएगा, तो F12। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड करते हैं और राइट वालों को राइट में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और 12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर, ये तो है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। इसको हटाते हैं आगे। वेक्टर 2 1, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये 2 1 है और ये 1 2 है, ठीक है। इसमें जितने भी टर्म्स हैं कॉमन उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये वाला F12 प्लस F21, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब बाहर आ गया, वेक्टर 21 प्लस वेक्टर 12। अब देखो क्या 2 1 क्या बता रहा है, 2 1 बता रहा है कि 2 से 1 की तरफ, 1 2 क्या बता रहा है, इससे इसकी तरफ, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, डिस्टेंसेस तो दोनों में बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो मैं F12 को क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ 2 1। क्यों ऐसा इसलिए लिखा, क्योंकि भैया मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों क्या बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों के अलग है। इसको रखेंगे यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो F12 प्लस F21 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो F12 ये इस साइड में चला जाएगा, तो नेगेटिव, तो ये हो गया। तो कूलम्ब्स लॉ होल्ड कर रहा है किसको बेटे, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे क्या दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, क्या है बेटे, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन नेगेटिव साइन बता रहा है, डायरेक्शन क्या अपोजिट, और वो यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सारे टर्म्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी ट्रू या फिर प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बेटे, नई वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।